वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी बीईओ की डिवाइस सीरीज की और डिवाइस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। पिछली क्लास में मैंने आपको संविधान सभा, संविधान के भाग, ये सारी चीज़ें बताई थी। अभी आज हम आगे बढ़ेंगे और इस क्लास से विश्वास मान के चलिए कि कोई ना कोई सवाल आपको एक पेपर में मिल जाएगा। तो छोटा सा टॉपिक रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आज हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान की प्रमुख समितियां। देखिए, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियां बनाई। जैसे कोई आपसे पूछे कि संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। और संविधान सभा में काम को करने के लिए नियुक्त की गई बहुत सारी समितियां जिन्हें कहा जाता है संविधान सभा की समितियां। इनमें 8 बड़ी समितियां थी तथा अन्य छोटी। सबसे पहले जो प्रमुख समितियां, इनके डायरेक्टली हम नाम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से सवाल आपको मिलता है, ठीक है। देखो भाई, पहला है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के हेड हैं जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के हेड हैं जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के हेड हैं सरदार पटेल। प्रारूप समिति के हेड हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। मौलिक अधिकार उप समिति के हेड हैं JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के हेड हैं HC मुखर्जी, जो कि संविधान सभा के उपसभापति भी थे, ठीक है। बाकी देखिए, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा अन्य आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति के हेड थे गोपीनाथ बारदोलई। छोड़े गए व आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति के हेड थे AB ठक्कर। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति, इस समिति के सदस्य थे खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल समद खान और मेहर चंद खन्ना, ठीक है। प्रक्रिया समिति के हेड थे राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति या राज्यों से समझौते करने वाली समिति के हेड थे जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां थीं जो संविधान सभा में कार्य कर रही थी, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी समिति भी थी, इनके बारे में बस थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए देखो जरा, वित्त एवं कर्मचारी समिति के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रात्यायक समिति के हेड थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति के हेड थे पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति के हेड थे KM मुंशी। झंडा समिति के हेड थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति के हेड थे GB मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय की तथा समिति के हेड थे S वारदाचारी। मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांतों की समिति के हेड थे पट्टाभी सीतारामैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार, ये इसके हेड थे। प्रांतीय भाषा आयोग के हेड थे SK धर, इंपॉर्टेंट है, ये संविधान सभा के जो है सदस्य नहीं थे, ध्यान रखना। प्रारूप संविधान समिति की जांच के लिए हेड थे जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति की हेड थी उषानाथ सेन और नागरिकता पर तदर समिति के हेड थे S वारदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। इनमें कुछ ऐसे लोगों को भी छोटी समितियों का हेड बनाया गया था जो कि संविधान सभा में शामिल नहीं थे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। S वारदाचारी है ना, नलिनी रंजन सरकार, SK धर, ये लोग जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी जो है इनको शामिल किया गया। आगे देखते हैं, आगे है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति क्या है? संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसको नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें टोटल कितने मेंबर थे? 7 सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं, देख लो जरा कौन कौन से, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हैं, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर MK मुंशी मतलब डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव, बाद में मतलब N माधव ने BL मित्र की जगह ली, और फिर आए TT कृष्णामाचारी जिन्होंने DP खेतान की जगह ली। तो टोटल 7 इसमें मेंबर हैं, याद रखना। और देखते हैं जरा, भारतीय संविधान ने अपने अधिकार उपबंध विश्व के कई संविधानों तथा भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं, याद रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के सभी संविधानों को छानने के बाद किया गया है।
संविधान का अधिकांश ढांचा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग यानी मौलिक अधिकार और डीपीएसपी क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। ठीक, भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग यानी राजनीतिक जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जैसे कैबिनेट सरकार का सिद्धांत है, कार्यपालिका है, विधायिका का संबंध है, ये हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। ठीक है, हाँ जी। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन, अधिकतर लोक सेवा आयोग और भारतीय और अधिकार प्रशासनिक विवरण 1935 से ही लिए गए हैं। संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। ध्यान रखना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, ये बात याद रखना। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इन्हें पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़कर इनको शामिल किया गया है। भारतीय दंड संहिता में शामिल सभी मामलों सहित आपराधिक कानून समवर्ती सूची के विषय हैं, ध्यान रखना। भारतीय दंड संहिता में शामिल सभी मामलों सहित यानी आईपीसी में शामिल सभी आपराधिक कानून समवर्ती सूची के हैं, यानी आईपीसी पूरी समवर्ती सूची में आती है। जबकि पुलिस राज्य सूची विदेशी मामलों का विषय है। ठीक है, हाँ, अच्छा, जबकि पुलिस राज्य सूची का है, विदेशी मामलों के विषय हैं रेडियो, टेलीविज़न, ये सब संघ सूची है। ठीक है, ध्यान रखना। तो पुलिस जो है ये राज्य सूची में है, आईपीसी जो है समवर्ती सूची में है, और विदेशी मामलों के विषय कौन कौन से हैं? रेडियो, मतलब विदेशी मामले, रेडियो और टेलीविज़न, ये सब संघ सूची का है। और आगे देखते हैं, और है स्टॉक एक्सचेंज, और है साथियों स्टॉक एक्सचेंज, डाकघर, बचत बैंक संघ सूची के विषय हैं। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, वन समवर्ती सूची के विषय हैं, ध्यान रखना। पहले ये राज्य सूची में हुआ करता था, बट 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको वहाँ से हटा दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का है, याद रखिएगा। ठीक है ना, हाँ। और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये भी राज्य सूची का विषय है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के विषय हैं, और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची नंबर 3 के तहत 52 विषयों को परिभाषित और सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, ये जो तीसरी सूची है इसे समवर्ती सूची कहते हैं हम लोग, जो भारत के राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ भारत के केंद्रीय राज्यपाल दोनों के संयुक्त डोमेन से है। प्रारंभ में शिक्षा राज्य सूची का विषय था, किंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जो केंद्र सरकार को शिक्षा के विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, आगे देखिए, भाग 4 जो डीपीएसपी है का अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243(4) ने पंचायतों और ग्रामीण अधिकरण को शिक्षा के लिए प्रावधान करने का अधिकार दिया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं अनुसूची भी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से ही जुड़ी है, ध्यान रखना। दल बदल विरोधी कानून वाली 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कई बार आ चुका है। दल बदल कानून जो है किस अनुसूची में है और कब जोड़ा गया? तो दल बदल कानून है 10वीं अनुसूची में, जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। इसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में प्रावधान है और यह प्रक्रिया निर्धारित करता है जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षा, बिजली, वन समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ठीक है, रेलवे संघ सूची में है और रेलवे पुलिस राज्य सूची में, ध्यान रखना। रेलवे सेंट्रल देखती है, लेकिन जो रेलवे पुलिस है, रेलवे पुलिस यहाँ पे देखो ध्यान रखना, ये जो बात हो रही है आरपीएफ की बात नहीं हो रही है भैया, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ। फिर आप यहाँ सोचो कि रेलवे पुलिस जो है आरपीएफ की बात है, नहीं, आरपीएफ की बात नहीं है यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं जीआरपी की। ठीक है, ध्यान रखना, आरपीएफ तो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी है ग्राउंड रेलवे पुलिस, और इसी ग्राउंड रेलवे पुलिस की ही बात कर रहे हैं जो राज्य सूची में है, ध्यान रखिएगा। आरपीएफ मत समझ लेना इसको। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्टि 5 में स्थानीय सरकार यानी पंचायती राज का प्रावधान है।
पंचायती राज सूची का विषय है, राज्य तो करवाता है। दंड प्रक्रिया 7वीं अनुसूची में संवर्ती सूची का विषय है, जबकि लोक व्यवस्था, कारागार और पुलिस राज सूची में है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। विवाह, तलाक और दत्तक ग्रहण संवर्ती सूची के विषय हैं, याद रखिएगा। तलाक, विवाह और दत्तक, दत्तक यानी किसी को गोद लेना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 भारतीय संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच कराधान सहित विधायी शक्तियों को वितरित करता है। ठीक है। अनुसूची 7 इन विषयों को 3 सूचियों के उपयोग के साथ सूचीबद्ध करता है, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड और सूची थर्ड। ठीक है, हाँ। पहली सूची होती है केंद्र सूची, जिसे संघ सूची कहते हैं, दूसरी सूची है राज सूची और तीसरी होती है संवर्ती सूची। ठीक है, आगे देखो। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची द्वारा विशेष प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। संविधान के अनुसूची नंबर 5 में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण का प्रावधान है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए। 73वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया 9, जिसका शीर्षक है पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। पंचायतों के कामकाज के लिए 29 विषय इसमें शामिल है, ये भी ध्यान रखना। पंचायत कुल 29 विषयों पर कार्य करती है। ठीक है, आगे देखिए। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? इन्हें कहा जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऐसी सर्विसेज जिनको लगाने की जिम्मेदारी तो केंद्र की होती है, या अधिकारी तो केंद्र के होते हैं, लेकिन काम करते हैं राज्यों के अधीन, ऐसी सेवाओं को कहते हैं अखिल भारतीय सेवा। पॉइंट ये है कि अगर राज्यसभा चाहे तो एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, ये बात आप ध्यान रखना। अगर एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है तो ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार राज्यसभा के पास है। यही यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे जो है और भी फैक्ट हैं जो आगे हमें देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्रस्तावना की। प्रस्तावना क्या है? देखिए, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, ध्यान रखना, संविधान का परिचय पत्र। ठीक है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को सटीक संवैधानिक स्थिति एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने तैयार और स्थानांतरित किया था। भारतीय संविधान द्वारा इसे अपनाया गया था और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ध्यान रखना। अब तक प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ है, याद रखा जाए इस चीज़ को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 1 देखिए। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो आर्टिकल नंबर 1 हमें बताता है राज्यों के संघ के बारे में। देखिए जरा, संविधान सभा में देश के नाम को लेकर एक मत नहीं था। कुछ सदस्यों ने पारंपरिक नाम भारत का सुझाव दिया, जबकि अन्य सदस्यों ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की। इसीलिए भारतीय संविधान में दोनों ही शामिल है, इंडिया भी है, भारत भी है, ध्यान रखना। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द शामिल है, याद रखना, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार यह भारतीय राज्यों को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है। ठीक है, 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार संविधान के अन्य हिस्सों की तरह संसद के द्वारा संशोधन के अधीन थे, बशर्ते संशोधन संविधान की मूल संरचना को नष्ट न करे, जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है। उल्लेखनीय है कि यह गैर न्याय संगत है, यानी इसके प्रावधानों को कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता।
यह संविधान के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकते। यानी कहने का अर्थ ये है कि आप यानी संसद मूल अधिकारों को संशोधित कर सकती है, ये बात सच है। संसद अगर चाहे तो मूल अधिकारों को संशोधन कर ले, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जब संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर रही है तो कहीं वह संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा से तो खिलवाड़ नहीं कर रही। यानी आपको जितना संशोधन करना है आप करिए, आपका अधिकार है, लेकिन किसी भी संशोधन के द्वारा संविधान के मूल ढांचे पर सवाल नहीं उठना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, भारत के संविधान के प्रमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये भारतीय संविधान का लक्ष्य है। गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ एक ऐसा राज्य होता है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है और राज्य का मुखिया चुनाव के माध्यम से लोगों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, भारत के मामले में राज्य के प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव यानी निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से होता है, इसीलिए भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है जहां पर राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाए। याद रखना, विश्व के ज़्यादातर देश स्वतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो इंग्लैंड जो है एक स्वतंत्र देश है लेकिन गणतंत्र देश नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में रानी का चुनाव नहीं होता, वो एक ही राज परिवार से आती है। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद रखना है। प्रस्तावना मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों, राजनीतिक और धार्मिक जो मूल्य हैं इनका प्रतीक है जिस पर संविधान आधारित है। इसमें संविधान सभा की भव्य और महान दृष्टि शामिल है और यह संविधान के संस्थापकों के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है। हमारी प्रस्तावना संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में, हमारे संविधान की प्रस्तावना वह व्यक्त करती है जो हमने इतने लंबे समय तक सोचा या जिसका सपना देखा था। ठीक है, वो हमें दिखाती है संविधान की प्रस्तावना। ये स्टेटमेंट किसका है? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है, जबकि धार्मिक न्याय शब्द प्रस्तावना में मौजूद नहीं है। ध्यान रखना, धार्मिक न्याय शब्द नहीं है। 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है, आगे देखो, भारतीय संविधान धर्म निरपेक्षता यानी ये पंथ निरपेक्ष है कि सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है। भारत में पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्यों द्वारा सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, हाँ। एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी राजनीतिज्ञ वैज्ञानिक सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना के लेखकों के राजनीतिक ज्ञान के लिए एक शानदार श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का की नोट के रूप में वर्णित किया। वह प्रस्तावना के पाठ से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी लोकप्रिय पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के उद्घाटन पर इसे उद्धृत किया। ठीक है, भारत के पूर्व न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा से मिलती जुलती है, लेकिन एक घोषणा से अधिक है। यह हमारे संविधान की आत्मा है जो राजनीतिक समाज के पैटर्न को निर्धारित करती है। इसमें एक गंभीर संकल्प है जिसे क्रांति के अलावा कुछ भी नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है लोगों के, काफ़ी सारे स्टेटमेंट हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसको, फिर ख़त्म करेंगे। देखिए, 1950 में संविधान के प्रारंभ होने पर समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। 1976 में संशोधन द्वारा इन दोनों शब्दों को संविधान में जोड़ा गया। यह 42वां संविधान संशोधन 1977 को लागू हुआ, जिसके अंतर्गत समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के रूप जो है प्रस्तावित हैं। ठीक है, हाँ, और वही चीज़ है, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता, वही है, ध्यान रखना। RS बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की एक पीठ ने प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना के रूप में मान्यता दी। ध्यान रखना है ना। तो केशवानंद भारती बनाम केरल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रस्तावना है संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान सभा की मसौदा समिति के एक सदस्य KM मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक राज्यों गणराज्य की कुंडली है।
संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में अभिव्यक्त किया। प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का एक गहना है। यह एक उचित पैमाना है जिससे कोई भी संविधान के मूल्य को माप सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। समानता का सिद्धांत काफ़ी हद तक विशेषाधिकारों के उन्मूलन की परीक्षण तक सीमित है। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि औपचारिक समानता के लिए आह्वान पहले रैंकों और आदेशों के पदानुक्रम को तोड़ने की उम्मीद में किया गया था, जो सामंती काल से बच गए थे। लिंग, रंग, धर्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग को दिए गए विशेषाधिकार को व्यापक रूप से तर्कहीन पूर्वाग्रह माना जाता है, जो समानता के सिद्धांत के विपरीत होता है। यानी सब लोग बराबर हैं, सब लोग एक जैसे हैं, किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं समझा जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 14 और 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात की गई है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विधिक विवर्चन में सहायक है। यानी ये बात आपको ध्यान रखनी है, उद्देशिका जो है ये संविधान की व्याख्या करने में सहायता करती है। लास्ट पॉइंट देख लो इसमें। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। तो ध्यान रखना, ये आज हमने जानकारी ली प्रस्तावना के बारे में, ठीक है, और संविधान की प्रमुख समितियों के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, याद रखिएगा, पेपर में सवाल यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।